हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर नंबर 1 का क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि है आपके सामने एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण। ओके बच्चा, ये डेरिवेशन जो है बहुत इजी है लेकिन बहुत पूछा भी जाता है। तो इस डेरिवेशन को बेसिक से लेकर के बहुत अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक कहीं कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई यहां पर आइए, आपको फील करके पढ़ने को मिलेगा। आप फील करके फिजिक्स पढ़ेंगे और बहुत सरल तरीके से हमारे साथ आप धीरे धीरे फिजिक्स को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, क्योंकि हम यहां पर कराते हैं सब्जेक्ट से प्यार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई भी डेरिवेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है उसका बेसिक नॉलेज। बेसिक क्या है, इसमें क्या क्या हमें जरूरत पड़ने वाला है, इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। इस बलाघूर्ण की मैंने बात की है, तो आखिर बलाघूर्ण होता क्या है, जब ये सारी बातें हम जान जाएंगे उसके बाद में इसका डेरिवेशन आप करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हम हमेशा सबसे पहले बेसिक चीजें जानते हैं और उसके बाद में डेरिवेशन करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर रेगुलर सारे आने वाले वीडियोस देख पाएंगे। तो आप बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को सीख पाएंगे। और हां, बिना कमेंट किए आपको जाना नहीं है, लाइक जरूर कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया क्लास में क्या करना है, आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि बलयुग्म का आघूर्ण या फिर बल आघूर्ण होता क्या है। जब आप ये जान जाएंगे तो इस बलाघूर्ण के सूत्र को ज्ञात करने के लिए या इस डेरिवेशन को करने के लिए बेसिक क्या क्या चाहिए वो जान लेंगे, और जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तो हम बलाघूर्ण का सूत्र प्राप्त कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले आप बल आघूर्ण समझिए कि आखिर बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की अगर बात करें तो बलाघूर्ण आरोपित कब होता है, जब किसी एक ही वस्तु पर, जब किसी एक ही निकाय पर दो बल लग रहे हों और दोनों बलों की दिशा विपरीत हो। क्या? दो बल लग रहे हों और दोनों बलों की दिशा विपरीत हो, और साथ ही साथ में दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तब बलाघूर्ण आरोपित होता है। टेंशन ना लो, समझ में आएगा। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस पहले समझो बलाघूर्ण आरोपित कब होगा, बलाघूर्ण आरोपित होने की कंडीशन क्या है। कोई निकाय है या कोई वस्तु है, उस पर कैसे बलाघूर्ण कब आरोपित होगा, और बलाघूर्ण का काम क्या है ये भी हम जानेंगे। क्योंकि हमें पता है भाई, हम फिजिक्स को फील करके पढ़ने वाले हैं, केवल परिभाषा पढ़ने से कोई काम नहीं चलने वाला। क्योंकि परिभाषा पढ़ोगे, याद करोगे, भूल जाओगे 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीना भर बाद तो भूल ही जाओगे, अगर चाहे जितना अच्छा आप रट लो। तो इसलिए रट्टाफिकेशन इस चैनल पर चलता नहीं है। ये समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमेशा याद रहेगा। जरा समझो मैंने क्या बताया। मान लिया कोई निकाय है, ऐसे मान लिया ये मार्कर है, मार्कर को मैं इस पर बना देता हूं, ठीक है। इस प्रकार का मान लिया हमारे पास एक छड़ी है कोई, ठीक है। ओके, इस छड़ी पर मैं 2 बल लगाऊं, एक इस सिरे पर एक बल लगाऊं इस दिशा में। मतलब मान लो कि इस मार्कर को मैंने इस तरह से रखा जमीन पर और मैंने एक सिरे पर धागा बांध लिया और इधर को खींचूं, ठीक है। दूसरे सिरे पर अगर मैं धागा बांध लूं और इधर को खींचूं, ओके, तो एक सिरे पर इधर बल लग रहा है, दूसरे सिरे पर इधर बल लग रहा है। दोनों सिरों पर क्या बल लग रहा है? हाँ, लग रहा है। क्या दोनों सिरों पर एक ही दिशा में बल लग रहा है या अलग अलग? तो अलग अलग। क्या दोनों बल विपरीत दिशा में है? हाँ, विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि ये है हमारा छड़ी,
इस पर इस दिशा में बल लग रहा है तो इस पर इस दिशा में बल लगा, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, विपरीत बल लग रहा है। ओके, विपरीत तो बल लग रहा है, लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली है कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भी अलग अलग है। अगर देखें ये बल जो F1 है या F है वो इस क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है और ये दूसरा बल दूसरी क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, मतलब दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। अगर यहीं पर एक, यहां पर आइए आप, एक मान लिया कि यहां पर ऐसे अगर इस तरह से छड़ रखी हो और इस पर आप इधर की ओर धागा बांध के खींचे, इस पर आप इधर की ओर धागा बांध के खींचे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा बताइए। क्या बल लग रहा है दोनों सिरों पर? हाँ। क्या विपरीत दिशा में है? हाँ। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान हो गई है। ठीक है, तो जब दोनों बलों की क्रिया रेखा समान होगी तो बलागुण आरोपित नहीं होगा। बलागुण आरोपित कब होगा? जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो और साथ ही साथ में अलग अलग क्रिया रेखाओं पर हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह से अगर छड़ रखी है तो एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब दोनों बल विपरीत दिशा में हैं। साथ ही साथ में यहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है। बात क्लियर है? हाँ। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बलागुण आरोपित होता है। अब बलागुण आरोपित होता है तो होता क्या है बलागुण, आखिर परिभाषा क्या है बलागुण की? तो अब जरा समझिए, ध्यान से समझना। बलागुण की परिभाषा क्या है? तो बलागुण होता क्या है, तो कहीं भी जब दो, किसी भी पदार्थ पर या किसी भी निकाय पर जब दो बल लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं, अलग अलग क्रिया रेखाओं पर लगते हैं, तभी बलागुण आरोपित होगा। अब समझो भाई कि यहां पर इन दोनों बलों में से कोई एक बल ले लीजिए। क्या? दोनों बलों में से कोई एक बल ले लीजिए। याद रखना दोनों बल लगभग हमेशा समान होते हैं। जितना इधर साइड में बल लगाया जाता है उतना ही इधर साइड में बल लगाया जाता है, तभी बलागुण आरोपित होता है। दोनों बल बराबर होंगे। तो दोनों बलों में से कोई एक बल ले ले तो मतलब हमने एक बल ले लिया जिसे हम F कहते हैं। और दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, जैसे ये वाली इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए। लंबवत दूरी का मतलब ये वाली दूरी नहीं, ये वाली दूरी तो तिर्यक दूरी है भाई। इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी ये या फिर ये या फिर ये, हर जगह समान ही तो होगी। तो दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी चाहिए आपको। अब धोखे में ना पड़ना। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ये हमारे पास एक निकाय है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये बल F है, ये भी बल F है, तो हमने एक बल ले लिया और इसकी लंबाई अगर दे दे आपको कोई D तो कहोगे ये दोनों बलों के बीच की दूरी है। हमें दोनों बलों के बीच की दूरी नहीं चाहिए बच्चा, ध्यान से समझना। ये दोनों बलों के बीच की दूरी तो चलो D है, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं ना, इनके बीच की लंबवत दूरी, ये सीधी वाली दूरी चाहिए। अब यहां से कह लो इसे या यहां से कह लो, कहीं से भी कह लो, ठीक है। तो अगर इन दोनों बलों में से कोई एक बल ले लिया जाए और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले ली जाए, तो इन दोनों का गुणनफल, मान लिया ये लंबवत दूरी कुछ भी है, x है, तो x, ये जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बलागुण। तो बलागुण क्या है? अभी हम परिभाषा लिख देंगे, टेंशन ना लेना, लिख देंगे अभी, आराम से आप नोट भी कर लेना। मैंने क्या बोला है? बलागुण क्या है? किसी निकाय पर आरोपित दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बलागुण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है और ये परिभाषा अब हम लिखने वाले हैं और आप उसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिख दें हम? बलागुण क्या है? तो लिखेंगे किसी निकाय पर आरोपित दोनों बलों में से कोई एक बल, दो बल लगते हैं विपरीत दिशा में, दोनों बराबर होते हैं, उनमें से कोई एक बल ले लीजिए। कोई एक बल जिसे हम कह सकते हैं F, तथा दोनों
बलों के बीच की दूरी, ना ना पाप हो जाएगा, मैंने क्या बताया, बलों के बीच की दूरी नहीं चाहिए, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, क्रिया रेखाओं के बीच की क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए, लंबवत दूरी, जिससे हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहें आप, ठीक है, दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण कहते हैं, या बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसे व्यक्त किस चीज से करते हैं भैया, तो इसे टाउ, ये भैया टाउ है, ठीक है, टाउ से व्यक्त करते हैं। समझ गए मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है कि कोई एक निकाय है, कोई एक निकाय है, इस निकाय पर दो बल लग रहे हैं बराबर और विपरीत दिशा में, ठीक है, तो उन दोनों बलों में से कोई एक बल उठा लो F, तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लो, जो भी हो, इन दोनों का ही गुणनफल क्या कहलाता है, बलाघूर्ण कहलाता है, टाउ, ठीक है, बात समझ गए। ओके, अगर ये परिभाषा आप समझ गए हैं तो अब दूसरी चीज आपको इस डेरिवेशन को, अभी हम इसका बलाघूर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे ना, अभी टेंशन ना लेना, बलाघूर्ण का फॉर्मूला निकाल करके आपको दिखाएंगे, विस्तार से समझेंगे, लेकिन फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको पता ही होगा, मुझे यकीन है कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपको पता होगा, और नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है भाई, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र याद रखिए, Q इंटू 2L। यहाँ पर Q होता है दोनों आवेशों में से एक आवेश, और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, तो 2L, तो Q इंटू 2L या फिर P बराबर 2QL, ये याद रखना, P बराबर 2QL, ठीक है, तो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ओके। सो भाई हमने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर 2QL, ये आपको पता होना चाहिए, और मुझे पता है आपको पहले से पता होगा, ठीक है, P बराबर 2QL। आपको बलाघूर्ण पता हो गया है, बलाघूर्ण क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता है। साथ ही साथ में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या पता होना चाहिए, तो वो भी जान लो। अगर कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में स्थित हो, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है, और वैद्युत क्षेत्र पर जो बल लगता है वो बल का जो फार्मूला होता है F बराबर में Q इंटू E हो जाता है। मतलब F बराबर Q इंटू E, ये क्या है, अगर कोई आवेश Q है और मान लिया कि यहाँ पर मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान है E, और इसमें अगर कोई आवेश रख दिया Q, तो इस पर बल लगेगा, कौन लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र लगाएगा। कितना बल लगाएगा, तो उसके लिए सूत्र है F बराबर Q इंटू E। अगर हम Q और E की गुणा कर दें तो वही होता है इस पर लगने वाला बल। बात क्लियर, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, ये सूत्र याद रखिए। साथ ही साथ में आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, वैद्युत क्षेत्र में जब रखा होता है, इस पर लगने वाला बल QE होता है, F बराबर Q इंटू E। और साथ ही साथ में बलाघूर्ण की परिभाषा, वो तो इसी का पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये समझ गए तो अब आप देखेंगे इसका डेरिवेशन या फिर इसका फॉर्मूला हम कितनी आसानी से ज्ञात करते हैं। ये याद रखना, P बराबर 2QL, F बराबर Q इंटू E, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए बलयुग्म के आघूर्ण का क्या करेंगे, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए हम समांतर रेखाएं खींच देते हैं, जिन्हें बोलते हैं समांतर वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, समांतर बल रेखाएं खींच दी हैं, ठीक, ये खींच दी। अब ये समांतर बल रेखाएं हैं, इस वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या है, E वेक्टर है। अच्छा, इसमें हम क्या रखने वाले हैं, इसमें हम रखने वाले हैं एक वैद्युत द्विध्रुव,
तो हमने यहाँ पर एक रख दिया है भाई वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव नाम दे दिया वैद्युत द्विध्रुव का ए बी, ठीक है। इन पर आवेश हमने दे दिया, एक पर -q आवेश, एक सिरे पर +q आवेश दे दिया। जैसे ही +q आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी दिशा होगी ये बल लग रहा है F, ठीक है। माइनस वाले पर आवेश पर जो बल लगता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस दिशा में माइनस वाले पर बल लगेगा F। दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो दोनों पर बल भी बराबर होगा। बल ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। बात क्लियर है। मैंने क्या भी किया है, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, -q आवेश है, +q आवेश है। इस -q आवेश पर बल लगेगा जो विपरीत दिशा में लगेगा, प्लस आवेश पर बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ओके, हमें क्या चाहिए, बलाघूर्ण निकालना है। तो बलाघूर्ण के लिए हमें इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी भी तो चाहिए होगी। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी क्रिया रेखा इस तरह से, ये हमें दूरी तो ये वाली चाहिए, कौन सी, एक ये बल है इस क्रिया रेखा पर, एक ये बल है, ठीक है, इस क्रिया रेखा पर। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही होगी, ये वाली दूरी हमको चाहिए। और अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं C, तो हमें चाहिए लंबवत दूरी मतलब BC। बात क्लियर है, BC ज्ञात करेंगे। चलो, इतनी बात तो हमने चित्र में बना ली। और अगर ये आपने चित्र बना लिया है, मान लिया है ये कोण हमारा कितना है, थीटा है, ठीक है। तो अगर आपने ये जो कोण है, सॉरी चित्र में ये आप चित्र समझ गए हैं, तो इसके बाद में अब डेरिवेशन में कुछ बचा नहीं है। बलाघूर्ण को ज्ञात करने के लिए आपको पता है दोनों बलों में से एक बल F चाहिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो सबसे पहले बल की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे आवेशों Q या -q पर लगने वाला बल, ठीक है। लिखेंगे आवेशों पर लगने वाले बल। बल क्या होगा, आवेश ये है, इस पर लगने वाला बल F है, कितना होगा Q × E। मैंने बताया कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल लगता है Q × E लगता है, अभी बताया था, Q × E, ठीक है। बल इतना होगा, ओके। तो बल आपने ज्ञात कर लिया है। अब इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कर लो BC। और अगर आप BC को ज्ञात करना चाहते हैं, और आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम हमेशा 2L से लिखते हैं, कहीं कहीं पर आप केवल D से लिखा पाएंगे, मैं हमेशा 2L से ही लिखता हूं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अगर 2L है और ये कोण थीटा है, तो इस त्रिभुज का नाम ले लें। हमें BC चाहिए, देखो ये लंबाई है BC, तो हमें BC चाहिए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। क्या, त्रिभुज ABC में क्या करने वाले हैं, साइन थीटा का सूत्र लगाइए। साइन थीटा अगर आप जानते होंगे लाल बटे कक्का के अनुसार क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब है BC और कर्ण आपका जो है वो है AB, ये ओके। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर में BC बटे में AB। AB का मतलब क्या है, 2L, यही तो है AB, 2L। भैया BC आपको चाहिए, तो BC चाहिए तो 2L को इधर गुणा कर दीजिए, तो BC बराबर में क्या आ जाएगा, 2L × में साइन थीटा। ये समीकरण 2। हमें बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए था भैया, एक बल चाहिए था जो हमने निकाल लिया, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी चाहिए थी जो BC थी, ये भी हमने निकाल ली। तो दोनों चीजें निकल आई हैं, तो अब बलाघूर्ण निकाल लीजिए। तो लिखते हैं अतः द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण। अतः क्या, द्विध्रुव पर आरोपित क्या, बल आघूर्ण। और भैया बल आघूर्ण का सूत्र, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से एक बल जिसे हम F कहेंगे, इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये, इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब BC, यही तो होगा। द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, F × BC, बल और लंबवत दूरी का गुणनफल, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर देंगे, F की जगह पर हम रख देंगे Q × E, और BC की जगह पर लिख देंगे 2L sin थीटा।
2l साइन थीटा। क्या आपको कुछ दिखा? 2ql पास में कर ले तो भैया कर लो, टाउ बराबर 2ql मैंने पास में कर लिया, इनटू में और क्या बचा, e बचा और साइन थीटा बचा। अब आप ध्यान से देखोगे 2ql अभी हमने बताया था क्या होता है, p होता है, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, मतलब ये हो गया p और ये है आगे e साइन थीटा, p e साइन थीटा। भैया यही आपका सूत्र है बलाघूर्ण का, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। कितना सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये इसका सदिश रूप है, सदिश रूप है। टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। या फिर आप ऐसे रखिए, सूत्र को आप इस तरह से याद रखेंगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ओके, इसके बाद में इसकी दो स्पेशल कंडीशन पढ़ लीजिए भाई, स्पेशल कंडीशन पढ़ लीजिए। स्पेशल कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से 0 अंश बना रहा हो, 0 अंश के कोण पर रखा हो, ठीक है, यदि द्विध्रुव थीटा बराबर 0 डिग्री पर रखा हो। अच्छा, इस कंडीशन में अगर वैद्युत ध्रुव रखा होगा तो इस कंडीशन को कहते हैं संतुलन की स्थिति। वैद्युत ध्रुव संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, संतुलन की स्थिति। भैया संतुलन की स्थिति का मतलब है थीटा 0 होगा आपका, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है थीटा 0 होगा, तब आपका बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? तो बलाघूर्ण हमेशा उस कंडीशन में सबसे छोटा होगा जिसे हम बोलेंगे टाउ मिनिमम। बलाघूर्ण जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा उस समय, और कितना हो जाएगा? तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा आया है तो साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री आपने लिख दिया। भैया फार्मूला तो पी ई साइन थीटा था, तो पी ई साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना 0 डिग्री हो गया है तो यहाँ पर 0 रख देंगे। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पी ई साइन 0 का मान भैया 0 होता है, तो टाउ मिनिमम जो आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। मतलब न्यूनतम बलाघूर्ण आपका 0 होता है। और न्यूनतम बलाघूर्ण लगता कब है किसी भी द्विध्रुव पर? तो जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है, अर्थात संतुलन की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव होता है, उस समय बलाघूर्ण न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब 0 होता है, 0 मतलब इस पर बलाघूर्ण नहीं लगता है। बात क्लियर? दूसरी स्पेशल कंडीशन क्या है? तो दूसरी स्पेशल कंडीशन है जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखा हो। ऐसे रखा होगा तो संतुलन की स्थिति है, 90 अंश के कोण पर रखा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे जब द्विध्रुव थीटा बराबर 90 डिग्री पर भैया स्थित हो, समझ गए? थीटा बराबर 90 डिग्री पर स्थित हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखेंगे, जो टाउ होता है वो मैक्सिमम होता है, बलाघूर्ण क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला तो यही है, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखिए पी, यहाँ पर लिखिए ई और यहाँ पर लिखिए साइन, थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया साइन 90 का मान आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसका मतलब यार आपने नहीं पढ़ा है। पी ई साइन 90 का मान 1, तो भैया टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास? पी ई, ठीक है, ये आपका टाउ मैक्सिमम है। मतलब अधिकतम बलाघूर्ण की जब बात करेगा तो टाउ बराबर केवल पी ई, न्यूनतम बलाघूर्ण की बात करेगा तो टाउ मिनिमम बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम बलाघूर्ण लगता कब है? जब वैद्युत द्विध्रुव 90 अंश के कोण पर रखा होता है, मतलब लंबवत रखा होता है। न्यूनतम बलाघूर्ण कब आरोपित होता है? जब वैद्युत द्विध्रुव समतल मतलब समांतर रखा होता है वैद्युत क्षेत्र के, ठीक है, तब न्यूनतम बलाघूर्ण लगा होता है। बात क्लियर है? ये दोनों कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन भी कभी कभी आपसे पूछ दी जाती है, और तीसरी कंडीशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की असंतुलन
की स्थिति, ठीक है। असंतुलन की स्थिति मतलब रुका हुआ है लेकिन वो संतुलित है, ठीक है। आंशिक संतुलन अर्थात वैद्युत ध्रुव इस तरह से रखा हुआ है, प्लस वाला इधर साइड में है, माइनस वाला इधर साइड में है। अगर वैद्युत ध्रुव को घुमा करके ऐसे रख दिया जाए, माइनस वाला इधर साइड में हो जाए, प्लस वाला इधर साइड में हो जाए, तो वो असंतुलन की स्थिति होती है। और थीटा ऐसी कंडीशन में आपका 180 डिग्री होता है। और भैया 180 डिग्री जब होगा तो साइन 180 रखेंगे तब भी जीरो ही आएगा। बलागुण आपका उस कंडीशन में भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन 180 का मान भी जीरो होता है। तो असंतुलन की स्थिति में जीरो, ठीक है, टाउ बराबर जीरो। संतुलन की स्थिति में टाउ मिनिमम बराबर जीरो। लेकिन अधिकतम कब होता है, जब 90 डिग्री पर रखा होता है वैद्युत ध्रुव से, वैद्युत ध्रुव जब इस तरह से रखा होता है तो अधिकतम बलागुण आरोपित होता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भैया एक काम करिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद में आपका काम क्या है, आपका मैं काम बताता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया मैंने आपको समझ में आ गया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार जल्दी से पीछे जाइए, 2x पर लगा करके इस वीडियो को जल्दी से दोबारा देख डालिए। और इतना करने के बाद में फिर आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, सुन लो यार। फिर आपको क्या करना है, अब आपको बंद कर देना है, अपना फोन रख देना है अलग, और इस डेरिवेशन को, अपना रफ रजिस्टर उठाना है, इस डेरिवेशन को अपने आप एक बार करके कोशिश करिए बिना देखे, ठीक है। और जब आप अपने आप एक बार बिना देखे कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में तब अच्छी तरीके से सेट होगा। मैंने समझाया, आपको समझ में आया, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आया। एक्चुअल में प्रॉब्लम जब आप करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करेंगे बिना देखे, तो कुछ अलग से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई, जहां पर अटको वहां पर देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपको अपने आप जरूर करना है। और जब आप अपने आप कोई भी डेरिवेशन कर लेते हैं एक बार बिना देखे, तो उसके बाद फिर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि हर डेरिवेशन को या फिर हर एक कॉन्सेप्ट को अपने आप बिना देखे एक बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आप कर पाएंगे और करेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम आपके सामने उसी ऊर्जा के साथ आपके सामने लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।